बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेस्टर्न मीडिया इमरान खान साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए। जो चीज़ें इमरान खान के दिमाग में हैं वो उन सवालात को नहीं पूछते, और बाद औक़ात उनके साथ सारी बातें की भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त ईस्ट और वेस्ट यानी जो मगरबी दुनिया है और मशरक़ी दुनिया है वो दो नई पोल्स के अंदर तकसीम हो रही हैं, और इसमें बहुत सारे नए फ़ैसले होना बाकी हैं। मगरब अगर इस बात को तस्लीम करे कि मशरक़ी दुनिया में यानी जहाँ पाकिस्तान है, भारत है, चाइना है, रशिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बेशुमार और मुल्क हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा इलाका है। इस खित्ते के अंदर आबादी बहुत बड़ी है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, नौजवानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो लाजमन ये खित्ता तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, और जब मुकाबला होगा तो वेस्ट के साथ होगा, तो वेस्ट के लिए ये कबूल करना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। वो जितनी जल्दी कबूल करेगा मामला उतने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया पे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का शायद वो ख़ुद भी ख्याल रखते हैं, और कुछ चीज़ों का वेस्टर्न मीडिया जो है वो तज़किरा भी नहीं करता। अब एक रूसी टीवी है, उसने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया है। रशियन टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने वो बातें की हैं जो मगरबी टीवी में शायद वो नहीं कर रहे थे, या वहाँ पे वो सवालात नहीं उठाए जा रहे थे, या वहाँ पे वो स्पेस नहीं थी कि जिसमें वो वाली बातें की जा रही थी। अब ये RT अरबी है, इसको इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, और ये दुशंबे में इंटरव्यू किया गया है। इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले आपने इमरान खान से नहीं सुनी होंगी। तालिबान के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में, रूस के बारे में, और इस खित्ते के बारे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से। ये इंटरव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको हमने तर्जुमा करवाया पूरे इंटरव्यू का, और उर्दू ज़बान में आपको पूरा इंटरव्यू हम सुना देते हैं, जैसे कि हम करते हैं अक्सर। सवाल पहला ये है सहाफ़ी की जानिब से, इस इंटरव्यू के लिए वक्त देने पर आपका बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाज़ुर में आप क्या देखते हैं कि ये तंजीम SCO, ये शंघाई ताउन तंजीम है, क्या किरदार अदा कर सकती है, और इस इजलास की कितनी अहमियत है जो हुआ है? जवाब, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से इस लिहाज से ये अहम है क्योंकि इसमें अफ़गानिस्तान के तकरीबन तमाम हमसाया मुल्क शरीक हैं। पूरे खित्ते के लिए इस वक्त अफ़गानिस्तान सबसे अहम मौजू है। अफ़गानिस्तान तारीखी दौराहे पर खड़ा है। ये या तो 40 साल की जंग के बाद इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, या फिर अगर यहाँ से गलत सिमत में चला गया तो अफरा तफरी, इंसानी बहरान और पनाहगज़ीनों का ऐसा मसला पैदा होगा जिसके बाद सब हमसाए ही मुतासर होंगे। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी का ख़तरा भी मौजूद है, क्योंकि पहले से ही 3 दहशतगर्द गिरोह अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अगला सवाल, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है, क्या ये बात सच है? ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि पंजशेर की वादी में होने वाले हालिया वाक़यात में पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जवाब, अगर तसव्वुर कर लिया जाए कि पाकिस्तान ने तालिबान की अमेरिका के ख़िलाफ़ मदद की तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान अमेरिका और तमाम यूरोपीय मुल्कों से ताकतवर है। ये तमाचा है जो इमरान खान साहब ने मारा है, और ये जवाब है जो बनता है। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमेरिका और तमाम यूरोपीय मुल्कों से ज़्यादा ताकतवर है, और ये कि पाकिस्तान एक हल्के हथियारों से लैस मलेशिया के साथ, जिसकी तादाद 60-65 हज़ार है, और वो बेहतरीन हथियारों से लैस 3 लाख फ़ौजों पर मुश्तमिल एक फ़ौज को शिकस्त देने में पाकिस्तान कामयाब हो गया। बदकिस्मती से ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है। पहली बात तो यह है कि अफ़गान हुकूमत की जानिब से अपनी नाअहली, करप्शन और अफ़गानिस्तान में मुअस्सर गवर्नेंस ना कर सकने की सलाहियत की तवज्जो हटाने के लिए ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। यानी अशरफ गनी और उसके हवारी मार खा के गए हैं, काम उन्होंने किया नहीं, टकेगा उन्होंने पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं किया। अब उसके ऊपर वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं अपनी नाअहली और बुज़दिली को छुपाने के लिए। इस हुकूमत को अफ़गानों की अक्सरियत कठपुतली हुकूमत समझती रही है, क्योंकि इस हुकूमत की अफ़गानों की नज़र में कोई इज्जत नहीं थी। इस प्रोपेगेंडे का दूसरा किरदार भारत है, जिसने अशरफ गनी की अफ़गान हुकूमत पर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की। ये प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से जारी है, मगर इसकी कोई मंतक नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए पाकिस्तान का कुल बजट $50 अरब है। हमारा मुल्क कैसे इस जंग में मदद फराहम कर सकता था जो अमेरिका पर हावी हो गई?
इस जंग में अमेरिका ने 20 सालों में 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा झोंक दिए हैं। ये महज एक प्रोपेगेंडा है, इस बात में कोई मंतक नहीं है, क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि 3 लाख अफगान फौज ने लड़ाई ही नहीं की? क्या पाकिस्तान ने उन्हें लड़ने से मना किया था? अगर आप ये वजूहात जानना चाहते हैं कि क्यों 20 साल बाद तालिबान फतहयाब हो गए और अमेरिका को शिकस्त हुई, तो उसके लिए आपको एक तफसीली तजज़िया करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की बहादुर तरीन अक़वाम में से एक कौम यानी अफ़गानों की फ़ौज ने बग़ैर लड़े हथियार डाल दिए थे। अगला सवाल, आपने कहा कि इस वक्त तक अफ़गान हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे जब तक आलमी बरादरी तस्लीम नहीं कर लेती। क्या आप इस हुकूमत को तस्लीम करने का सोच रहे हैं? ये जवाब गौर से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कब तस्लीम करेगा अफ़गानिस्तान को या तालिबान की हुकूमत को। पाकिस्तान आलमी बरादरी का हिस्सा है। अफ़गानिस्तान में मौजूदा तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना बहुत अहम कदम होगा। हम अफ़गानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी पॉलिसी तश्कील दे रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत को क्या करना चाहिए कि हम सब इनकी हुकूमत को तस्लीम कर लें। ये है जी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र। अभी आगे बढ़ें हम। सबसे अहम बात यह है कि अफ़गानिस्तान में एक जामे हुकूमत कायम हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत ज़्यादा तनों है, यानी बहुत ज़्यादा अनवाع इक़साम के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ पश्तून, उज़्बेक और हज़ारा जैसी कौमें आबाद हैं, ताजिक भी हैं। अफ़गानिस्तान के मफाद और अफ़गानिस्तान में तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम के लिए हम सब ये महसूस करते हैं कि वहाँ एक मुश्तरका हुकूमत होनी चाहिए जो अफ़गानिस्तान को मुत्तहिद करे। हम इस हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं और इसी पर अफ़गानिस्तान के तमाम हमसायों के साथ बातचीत करके कोई पॉलिसी तश्कील देंगे। इमरान खान साहब ने आलमी बरादरी को एक साइड पर रख के इशारा दिया है कि हम इस खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर पॉलिसी बनाएंगे और फिर अगर तस्लीम किया तो हमसाया ममालिक के साथ मिलकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उस सूरत में जब वहाँ पे एक मुस्तहकम और बेहतर हुकूमत बने जिसमें तमाम लोगों की शमूलियत हो। ये अब क्लियरिटी आ जानी चाहिए। अगला सवाल, जैसा कि हम सब ने देखा कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान किया और उन्होंने किसी अक़लियती गिरोह को नुमाइंदगी नहीं दी है। तालिबान इस वक्त ख़ुद को फातेह समझ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वो मुस्तक़बिल में अक़लियतों को नुमाइंदगी देंगे? अहम सवाल है बहुत। जवाब, तालिबान ने एक ऐसी जंग, एक ऐसी ज़बरदस्त जद्दोजहद की है जैसे कि शायद ही किसी ने की हो, क्योंकि 20 साल तक उन्होंने इंसानी तारीख़ के मोहलिक तरीन जंगी असलहे का मुकाबला किया है। उन्होंने इसमें बेतहाशा जानी और माली नुकसान उठाया है। उन्होंने इसमें, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वो लोग जिन्होंने इस जद्दोजहद में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं वो चाहेंगे कि उन्हें हुकूमत में ज़्यादा हिस्सा मिले। ताहम तालिबान के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो समझते हैं कि बाकी अक़लियती गिरोहों को जब तक उस छतरी तले जमा नहीं किया जाता तब तक हुकूमत गैर मुस्तहकम रहेगी। मेरा ख्याल है इस पर तालिबान की आपस में बातचीत हो रही है। अफ़गानिस्तान के एक खैर ख्वाह की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अमन और इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। अगला सवाल, क्या अफ़गानी इस नज़रिए को तब्दील करने के लिए तैयार हो सकते हैं जिसके लिए उन्होंने 20 साल जद्दोजहद की? अगर तालिबान में कोई तब्दीली आती है तो क्या वो दुनिया के लिए काबिल कबूल बन जाएंगे? जवाब, तालिबान वैसे ही लड़े जैसे अफ़गान 19वीं सदी में लड़े थे बरतानिया के ख़िलाफ़, यानी इनका लड़ने का जज्बा वही था। बरतानिया के ख़िलाफ़ जहाद था अपने मुल्क के दिफा के लिए। इस जंग को वो जहाद कहते थे। पाकिस्तान के अफ़गान सरहद से मुल्का इलाके जिसे कबायली कहा जाता है, जहाँ पश्तून कबाइल आबाद हैं, कबायली इलाकों का कोई एक या दूसरा हिस्सा कई सालों तक बरतानिया के ख़िलाफ़ जहाद के नाम पर मुसल्लह मुज़ाहमत करता रहा। ये माजी की बात बता रहे हैं, क्योंकि बैरूनी ताकतों के ख़िलाफ़ जंग को वो जहाद समझते हैं। फिर रूसियों के ख़िलाफ़ ये जंग जहाद थी, तो इस बार तालिबान ने जो किया वो उनके लिए जहाद ही था। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो हुकूमत में आए हैं तो किस किस्म की हुकूमत तश्कील देते हैं? क्या वो अपने आप को तब्दील करेंगे या वो वैसे तालिबान ही रहेंगे जैसे 20 साल पहले थे? क्या उन्होंने कुछ सीखा है? अब तक उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उनसे मुझे लगता है कि उन्होंने 20 सालों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। लेकिन आइंदा क्या होगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई पेशगोई कर सकूँ कि आगे क्या होगा। सवाल, क्या अमेरिका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा? इमरान खान साहब का जवाब, मुझे इल्म नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगला सवाल,
آپ کی نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، خاص طور پر صدر بائیڈن کے ساتھ؟ جواب: میری حکومت کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان ان کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان سے افغانستان کی صورتحال پر گفت و شنید کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے وزیر خارجہ کی ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت امریکہ کی افغانستان کے حوالے سے ایک مربوط پالیسی ہے، کیونکہ وہ افغانستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ صدر بائیڈن پر افغانستان سے انخلا کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر تنقید جائز نہیں ہے۔ اب یہ اگلے جملے آپ غور سے سنیے گا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فارن پالیسی کا عمران خان کو نہیں پتہ اور وہ ہر ایک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو یہاں بائیڈن عمران خان کو کال نہیں کر رہے۔ ایک ناراضگی ہے امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں، لیکن یہاں عمران خان صاحب کا جواب آپ دیکھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بائیڈن نے کیا وہ سمجھداری کا فیصلہ تھا۔ ان پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ انخلا کے لیے تیاری نہیں کر سکے۔ وہ تیاری کر بھی کیسے سکتے تھے کہ جب انخلا کی تاریخ جس کا اعلان چاہے ابھی کیا گیا ہو یا سالوں پہلے، اگر اس ملک کا صدر فرار ہو جاتا ہے جہاں سے انخلا ہو رہا ہے، اور انخلا سے 2 ہفتے قبل آرمی ہتھیار ڈال دیتی ہے جس آرمی کے اوپر سارا انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا، تو آپ تیاری کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صدر بائیڈن پر بہت ہی ناجائز تنقید ہو رہی ہے۔ اس تنقید کی اور ان کے وزیر خارجہ کی سینٹ کے سامنے جو درگت بنی، میرے خیال میں انہیں جس بے تکی تنقید کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس حوالے سے کوئی پالیسی ترتیب دینے میں فی الحال ناکام ہے۔ تاہم جلد یا دیر سے امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب تک افغانستان میں استحکام نہیں آتا اور جب تک افغان حکومت کو مدد فراہم کر کے اس بڑے انسانی المیے سے بچایا نہیں جاتا، بلکہ آپ افغان حکومت کو بھول جائیں، افغان عوام کا سوچیں۔ جب تک افغان عوام کو مدد فراہم نہیں کی جاتی اور صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی، اور اگر اس سے انسانی بحران پیدا ہو جاتا ہے، جو بالکل پیدا ہوگا اگر بین الاقوامی برادری مدد فراہم نہیں کرتی، تو پھر اس کے اثرات لمبے عرصے تک ہوں گے۔ پناہ گزینوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ پاکستان اور ممکنہ طور پر ایران میں زیادہ پناہ گزین جائیں گے۔ ہمارے پاس پہلے ہی تقریباً 30 لاکھ پناہ گزین موجود ہیں۔ اس کے دہشت گردی کے حوالے سے اثرات ہوں گے۔ اگر افغانستان میں عدم استحکام ہوگا تو حکومت کیسے افغان سرزمین سے دہشت گردی کی کارروائیاں روک سکے گی؟ ایسی صورتحال بھی پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور بائیڈن کو ایک وے آؤٹ بھی دیا، اور یہ بھی بتایا کہ بائیڈن کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس کے لیے خود ذمہ دار نہیں ہے، یہ تو ٹرمپ معاہدہ کر کے گئے تھے، نکلنا تھا وہ وہاں سے۔ اب غنی بھاگ گیا، فوج نے ہتھیار ڈال دیے، تو انخلا تو پھر اسی طرح کا ہونا تھا، اور اس انخلا پہ تنقید تو ہوگی۔ پھر اگلا سوال، جو کچھ کابل ایئرپورٹ پر ہوا اس سے واضح ہے کہ دہشت گرد گروہ موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ القاعدہ، ISIS اور دیگر گروہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے جواب میں سے سوال نکالا انہوں نے، کہ اگر وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں افغانستان میں، تو یہ جو داعش ہے یا القاعدہ ہے یہ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری کا ان خطرات کے پیش نظر کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ بتائیے۔ جواب: اگر افغانستان میں افراتفری اور ایک کمزور حکومت ہوتی ہے جو دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو ایک ملک جو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ پاکستان ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 3 مختلف گروہ جو پاکستان پر پہلے ہی حملہ آور ہو چکے ہیں، ان میں ایک تحریک طالبان پاکستان ہے۔ جب پاکستان نے ان پاکستانی طالبانوں کے خلاف کارروائی کی جو ریاست پاکستان پر حملہ کر رہے تھے، تو یہ افغانستان بھاگ گئے تھے اس وقت۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ISIS ہے، جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بہت ساری کارروائیاں کی ہیں، اسی نے کابل ایئرپورٹ پر بھی ابھی حملہ کیا حال ہی میں۔ اور پھر بلوچ دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی سرزمین کو بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے پاکستان افغانستان کے تمام ہمسایہ ممالک سے بات کر رہا ہے کہ اتفاق رائے ہو کہ کیسے ہم اس حکومت کی مدد کر کے استحکام لا سکتے ہیں، کس طرح انسانی بحران سے بچا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں امریکہ کو اس میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ افغانستان میں 20 سال تک رہا ہے، اور اب اگر افغانوں میں افراتفری ہوتی ہے، اگر افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ واحد وجہ جس کے لیے امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی وہ دہشت گردی تھی، اور وہ اگر ختم نہیں ہوتی تو امریکہ ناکام ہے۔ 20 سال بعد 2000 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد، 2500 امریکی فوجی مروانے کے بعد، لاکھوں افغان مارے گئے، اس جنگ میں 80,000 پاکستانی بھی شہید ہوئے، تو ان سب سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ اگر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے
تو اس لیے بین الاقوامی برادری کو بھی ادراک کرنا چاہیے اس کا، اور یہ ایک تاریخی موقع ہے جس میں انہیں افغانستان کو افراتفری اور مزید بحران کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ اگلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ یقیناً پاکستان وہ ملک ہے جو افغانستان کی صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ کچھ اور بڑے اہم سوالات ہیں جو روسی ٹی وی نے پوچھے۔ انٹرویو تھوڑا لمبا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی یہاں تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اگلا پارٹ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔